नमस्कार, दिल्ली में साकेत के सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल से सिटी सेंटर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और खबरों की शुरुआत बिहार से। बिहार में आज राजनीतिक समीकरण बदल गए। नीतीश कुमार ने पहले इस्तीफा दिया और फिर इसके बाद तेजस्वी यादव के साथ मिलकर नए सिरे से सरकार बनाने का ऐलान किया। इसके पहले नीतीश कुमार ने विधायकों की बैठक की और वहीं ऐलान किया कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। जेडीयू सूत्र बीजेपी पर साजिश का आरोप भी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उनके विधायकों को करोड़ों की पेशकश की गई, मंत्री पद की भी। नीतीश इसका पर्दाफाश करेंगे। इसके बाद नीतीश राज्यपाल फागू चौहान से मिले, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर वो तेजस्वी यादव से मिलने आए। यहाँ तमाम दलों की बैठक हुई, सबने नीतीश को समर्थन दिया, सब मिलकर राज्यपाल के पास गए। आपको बता दें, शपथ ग्रहण समारोह भी कल होगा और इसी के साथ पटना की सड़कों पर जश्न के पटाखे फूटने भी शुरू हो गए हैं। दोनों लोकसभा राज्यसभा के सांसद और सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब लोग। भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी ही, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस ये क्या परेशानी थी नीतीश? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। जो कुछ भी आज हुआ है वह न केवल भाजपा बल्कि बिहार की सारी जनता के साथ धोखा है और बिहार की जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और 2017 की जो परिस्थितियां बनी थी वह खुद वो बताएं कि उस भ्रष्टाचार में क्या अंतर आ गया, उस बातों में क्या अंतर आ गया। यह इस बिहार की जनता के साथ मैंडेट के साथ धोखा। आज राज्यपाल से मिलकर लौटे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने कहा कि वो बिहार को पुरानी जकड़न से बाहर लाएंगे। 7 पार्टियां एक साथ, आप समझ लीजिए कि विधानसभा में 164 इंडिपेंडेंट मिला, 1 से 64 और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट हम लोगों के साथ, तो 7 पार्टी और एक अकेला इंडिपेंडेंट। और हम लोग जो उधर थे उनसे हम लोगों ने रास्ता आज समाप्त कर लिया और हम लोग एक साथ मिल करके हम 7 पार्टियों में जो हम लोगों का महागठबंधन है, हम मिल करके आगे काम करेंगे, सेवा करेंगे। और इसी सिलसिले में 7 पार्टी के सभी विधायक दल के जितने सब नेता हैं सब लोग मिल करके और जितने विधायक सारे मतलब 7 पार्टियों का और एक इंडिपेंडेंट सभी लोगों का दस्तखत भी दे दिया गया है। पूरे बिहार विधानसभा में एक अकेली पार्टी रहेगी भाजपा। बाकी जितने सदस्य और पार्टी जो है नीतीश कुमार जी को अपना नेता यानी महागठबंधन का नेता माना है। और सोचने वाली ये बात है कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप देखें, हिंदी पट्टी में देखें तो भाजपा का अब कोई अलायंस पार्टनर नहीं रहा। एक भी अलायंस पार्टनर भाजपा का नहीं है। और ये तो इतिहास बताता है कि भाजपा जहां रहती है, जिसके साथ रहती है, उसको खत्म करने में लगी रहती है। जेपी नड्डा जी ये जो लोकतंत्र की जननी है, यहाँ आकर के बोलते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? यानी विपक्ष को समाप्त करेंगे। विपक्ष को समाप्त करेंगे मतलब लोकतंत्र को समाप्त करेंगे। यानी लोकतंत्र की जननी में आकर के आप लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। ये बिहार के लोग नहीं सहेंगे। ये हमारा दायित्व है, सबसे पहले देश के संविधान को बचाना। इधर बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार ने उन्हें धोखा दिया है और वो ये जानकारी बिहार की जनता तक पहुंचाएंगे। साथ ही बीजेपी सूत्रों का कहना है कि उन्हें इस राजनीतिक घटनाक्रम का अंदाजा था। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक नीतीश के इस पाला बदल पर बीजेपी सूत्रों का कहना है बीजेपी नेतृत्व को अंदाजा था कि नीतीश गठबंधन छोड़ने की योजना बना रहे हैं। बीजेपी नेतृत्व ने उन्हें मनाने या रोकने की कोशिश नहीं की। बीजेपी को एहसास था कि नीतीश जाएंगे ही, उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं।
किसी वरिष्ठ नेता ने नीतीश से संपर्क नहीं किया। ये काम राज्य स्तर के नेताओं पर छोड़ दिया गया। पार्टी आला कमान ने कहा है कि बीजेपी नेता कोई बयान ना दे। बिहार बीजेपी ने बस एक वाक्य का बयान जारी किया। बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप ने पटना में बैठक की। बीजेपी बताएगी कि नीतीश कुमार ने इस तरह उन्हें धोखा दिया है। नीतीश विश्वसनीयता हो चुके हैं, उनकी लोकप्रियता गिरावट पर है। हालांकि बिहार में बीजेपी के पास नीतीश के मुकाबले का कोई चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार जी हमें छोड़कर चले गए और कहा कि भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ने का काम कर रही थी। 17 में आप दोबारा साथ आ गए, आराम से साथ रहे, 19 का लोकसभा का चुनाव जीता, 20 का विधानसभा का चुनाव जीता, और आज जब 22 का अगस्त चल रहा है तो आप कह रहे हैं भाजपा हमको तोड़ने की कोशिश करती है। ये क्या मतलब है इसका? हमारा स्पष्ट कहना, नीतीश जी, आप बिहार की जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। और अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार पिछले 1.25 महीने से अटका पड़ा हुआ था, जो आज जाकर पूरा हुआ। आपको बता दें, कुल 18 मंत्रियों ने आज शपथ ली, जिनमें से शिंदे गुट और भाजपा दोनों के 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। लगभग 40 दिन के इंतजार के बाद महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन शपथ के दौरान ही सरकार के भीतर से विरोध के सुर उठने लगे। शिवसेना नेता संजय राठौड़ को मंत्री बनाए जाने का विरोध बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने किया। संजय राठौड़ महाविकास आघाड़ी सरकार में भी मंत्री थे, लेकिन पुणे में एक 23 साल की युवती के आत्महत्या के तार संजय राठौड़ से जुड़ने की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। महाराष्ट्र की हमारी बेटी पूजा चौहान के मृत्यु के जिम्मेदार संजय राठौड़ को फिर से मंत्रिमंडल में स्थान देना ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। भले संजय राठौड़ मंत्री हो गए, फिर भी उनके खिलाफ जो मेरी लड़ाई है वो मैं जारी रखने वाली हूँ। इस पूरे मामले में नई सरकार के नेता जवाब देने से बचते दिखे, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे संजय राठौड़ के बचाव में उतरे। सवाल संजय राठौड़ को लेकर है कि उनको लेकर वो भी फाइनल हो जाएगा। यस सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर गौर किया होगा, मैं उसकी ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। देखिए, पिछली सरकार में पुलिस ने संजय राठौड़ को क्लीन चिट दी थी, इसीलिए उनको इस मंत्रिमंडल में शामिल किया हुआ है। इसके उपरांत किसी का कुछ अगर कहना हो तो निश्चित रूप से उसको भी सुनेंगे हम। पूजा चव्हाण प्रकरण घडलं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर बीजेपी नेताओं के पुराने बयान भी सामने आने लगे, जिसमें बतौर विपक्ष वो संजय राठौड़ पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। संजय राठौड़ की हकाल पट्टी नहीं, गिरफ्तारी होनी चाहिए। पूजा चव्हाण के आत्महत्या नहीं, हत्या है। संजय राठौड़ इसके लिए जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे क्या शरद पवार के संदेशा की इंतजार कर रहे हैं? जिस प्रकार के एविडेंसेस इस पूरे मामले में दिखाई पड़ते हैं, प्रायः ऐसे मामलों में इतने ज्यादा एविडेंस कभी हाथ में नहीं आते, और ऐसे खुले मामले में भी 20 दिनों तक सरकार उनको बचाती रही, सरकार का उनको आशीर्वाद रहा, और जब तक पूजा को न्याय नहीं मिलता तब तक भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष चलता रहा। पहले मंत्रिमंडल विस्तार में देरी, और उसके बाद जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह होता है, ठीक उसी समय विरोध के सुर सामने आते हैं, जिसके वजह से अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या नई सरकार में सब कुछ ठीक है या नहीं। इसके साथ ही इस मंत्रिमंडल विस्तार में एक भी महिला शामिल न होने की वजह से भी सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। 4 दिन की लुक्का छिप्पी के बाद आखिरकार एक महिला के साथ बदसलूकी करने वाला बीजेपी का कथित नेता श्रीकांत त्यागी को नोएडा पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है। उसका कहना है कि उसे अपने किए पर पछतावा है। साथ ही उसने ये भी बताया है कि जो स्टिकर एमएलए का उसकी गाड़ी में लगा हुआ था, वो उसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था। अब इसको लेकर नोएडा पुलिस स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछताछ करने वाली है। क्या हो गया भाई साहब? बीते शुक्रवार को नोएडा की ओमेक्स ग्रांड सोसाइटी में एक महिला के साथ बदसलूकी और गाली गलौज करने वाला कथित बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी अब पुलिस की गिरफ्त में है। मंगलवार सुबह उसे मेरठ से उसके 3 साथियों राहुल, संजय और नकुल त्यागी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।
उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 12 टीमें लगी हुई थीं। मेन एक्यूज बहुत चालाकी से अपने आप को छुपा रहा था। समय समय पर टेक्निकल सर्विलांस से अपने आप को बचाने के लिए रेडियो साइलेंस और इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस भी उसने अख्तियार किया, लेकिन हमारी टीम्स पूरे जोशो खरोश के साथ उसके साथ पीछे लगी रही और आज इसको मेरठ के पास से हमारी टीम्स ने अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सोसाइटी में कब्जे का विवाद 3 साल पहले शुरू हुआ था। शुक्रवार को झगड़ा ज्यादा बढ़ गया। जैसे ही आरोपी श्रीकांत की बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ, वो पहले दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ गया, जहां से वो फ्लाइट पकड़कर लखनऊ जाना चाहता था। वहां वो अपने राजनीतिक गुरु स्वामी प्रसाद मौर्य की शरण में रहना चाहता था, लेकिन फिर उसने प्लान बदला और वहां से मेरठ गया। मेरठ के बाद वो मुजफ्फरनगर, हरिद्वार और ऋषिकेश में रहा, फिर वापस मेरठ लौटा और उसके आसपास घूमता रहा। इस दौरान श्रीकांत ने 2 बार अपने मोबाइल और गाड़ियां बदली। आरोपी की 5 गाड़ियां जब्त हुई हैं, जिसमें 2 फॉर्च्यूनर, 2 सफारी, 1 होंडा सिविक है। सभी गाड़ियों के नंबर VIP यानी आखिर में 001 वाले हैं। हर नंबर इसने 1,10,000 रुपए देकर लिया है। आरोपी ने बताया कि उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ियों में विधानसभा और विधायक का जो स्टिकर लगा है, वो उसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिलवाया था। स्टिकर इसकी गाड़ी पे लगा हुआ है, जो माननीय विधायकगण को मिलता है। उसके बारे में इसने पूछताछ में बताया कि इसके जो पुराने पॉलिटिकल सहयोगी थे श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके द्वारा वो स्टिकर इसको उपलब्ध कराया गया। और जी अभी इसको वेरीफाई कर रहे हैं, ये इसके द्वारा बताया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में कहा कि उसने महिला के साथ गलत किया है, उस पर पछतावा है। आरोपियों की संपत्तियों की जांच जारी है। श्रीकांत त्यागी के बीजेपी के अंदर राजनीतिक रसूख को इसी से समझा जा सकता है कि गाजियाबाद प्रशासन ने उसे 1-2 नहीं बल्कि उसकी पत्नी और उसे 7 गनर दे रखे थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसके कहने से उसे इतनी सुरक्षा मिली हुई थी, जबकि उसके ऊपर 9 से ज्यादा मामले पहले से ही दर्ज थे। श्रीकांत त्यागी से अब भले ही बीजेपी पीछा छुड़ा रही हो, लेकिन आज भी मोदी नगर के इस मकान पर श्रीकांत त्यागी के बैनर पोस्टर देखे जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी नगर के इस घर का वो चुनावी दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के गृह विभाग को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में गाजियाबाद पुलिस ने कहा 2018 में LIU की रिपोर्ट के आधार पर श्रीकांत और उसकी पत्नी को 7 गनर दिए गए। अपनी जान को खतरा बताकर श्रीकांत ने गाजियाबाद के सिहानी गेट के पते पर ये गनर हासिल किए। 2020 में जब श्रीकांत और उसकी पत्नी का झगड़ा हुआ तो गनर वापस ले लिए गए। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद नोएडा पुलिस ने कथित बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में ये बात भी साफ हो गई है कि किस तरह से श्रीकांत त्यागी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और इस मामले में कुछ नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। अब देखना होगा कि नोएडा पुलिस उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। नोएडा से कैमरामैन कानन पात्रा के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। दक्षिणी दिल्ली में एक बाइक सवार की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पुलिस को शक है कि इसका कारण चाइनीज मांझा भी हो सकता है, जो उसकी बाइक के नीचे की तरफ उलझा पड़ा हुआ था। दक्षिण दिल्ली में बदरपुर फ्लाईओवर पर तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन के पास यही वो जगह है जहां रविवार रात 32 साल के नरेंद्र की मौत हो गई। नरेंद्र जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करता था। पिछली नौकरी चली गई थी और नई नौकरी भी आधे वेतन पर किसी तरह लगी थी। अब नरेंद्र के 6 लोगों के परिवार पर रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। जब तक मैं गया, जब तक पुलिस वाले खड़े हुए थे और भी उसके कंपनी के बंदे थे 10-12,
तो मेरा भाई वहाँ पे मतलब था, डेथ हो गई थी उसकी। कैसे क्या हुआ था? अब मुझको ये नहीं पता कि कैसे हुई है। मैं गया तो मेरा भाई वहाँ पे डेथ हो गई थी। बहुत देर तक मतलब इन लोगों ने कोशिश करी, एम्बुलेंस को बुलाया, 1 घंटा हो गया, नहीं आ पाई। पुलिस को शक है कि ये दुर्घटना चीनी मांझे की वजह से हो सकती है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नरेंद्र के शरीर पर कहीं मांझा नहीं अटका था, लेकिन बाइक में नीचे की ओर मांझा उलझा हुआ था। हो सकता है कि बाइक से मांझा अटकने से संतुलन बिगड़ा हो और नरेंद्र गिर गए हों और इसी दौरान पीछे से आए किसी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें कुचल दिया। पुलिस इस मामले की जांच करेगी, लेकिन ये बात सही है कि चीनी मांझा अभी भी चिंता का सबब बना हुआ है, जिससे न केवल पक्षी बल्कि इंसान भी जान गंवा रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीलमपुर में पतंग और मांझा का बड़ा बाजार है। कारोबारी कहते हैं कि दिल्ली में चीनी मांझे पर प्रतिबंध है और बहुत सख्त कानून है, लेकिन संभव है कि दिल्ली से बाहर से चीनी मांझा दिल्ली में आ रहा हो। ये बिल्कुल बंद हो चुका है, बैंड हो चुका है। वो तो 4 साल से बंद है, 4-5 साल से तकरीबन। तो कहाँ मिलेगा चाइनीज मांझा? ये चाइना मांझा तो यहाँ पर यूपी में बिक रहा है, दिल्ली में तो कहीं बिक नहीं रहा। अच्छा, समझे? हाँ, वो बिल्कुल पूरे तरीके से बैंड हुआ है। चीनी मांझा दरअसल नायलॉन का ही देश में बना हुआ मांझा होता है, जिसको आम बोलचाल में प्लास्टिक का मांझा भी कहते हैं। ये आसानी से टूटता नहीं है, इसलिए पतंगबाजी के दौरान दूसरे की पतंग काटने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन 2016 में ही एनजीटी इस पर प्रतिबंध लगाते हुए 5 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना तय कर चुका है। लेकिन जिस तरह से चीनी मांझे से हो रही मौत के मामले सामने आ रहे हैं, ये साफ है कि प्रतिबंध ठीक से लागू नहीं हो पा रहा। मांझे से होने वाली दुर्घटना के मामले में एक बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या ये है कि मान लीजिए कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो ये कैसे पता चलेगा कि किसकी पतंग थी जो कटकर आई और उसकी वजह से दुर्घटना हो गई। ये मांझा कहाँ से आया जिसकी वजह से ये दुर्घटना हो गई। दिल्ली से अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में लगी आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि सोमवार को सुभाष चंद्र बोस अस्पताल में शिशु वार्ड के पास आग लग गई। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर फायर एनओसी और फायर सिक्योरिटी को लेकर बहस तेज हो गई है। ऐसे जो भी मतलब हॉस्पिटल हैं फर्जी हैं, उनको सील कराया जाए, जांच पड़ताल करके लाइसेंस रद्द करा जाए। हम लोग ये चाहते थे और कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे हादसे होते रहते, कोई नेता ध्यान नहीं देता, ना कोई ध्यान देता। जिसके घर का आता वही ध्यान देता है। जान ही बहुत कीमती होती है, 5 लाख रुपए क्या करेंगे। चौथी बार उसने उठाया, सिर्फ इतना ही बोला, पापा पापा आग लग गई है पापा। पिछले हफ्ते जबलपुर में एक चिंगारी से 8 घरों के चिराग बुझ गए थे। कोई सेहतमंद होने आया था, कोई उन्हें सेहतमंद कर रहा था। इस सोमवार को जबलपुर में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के बच्चा वार्ड में 40 बच्चे भर्ती थे। जब उसके करीब शॉर्ट सर्किट हुआ, वार्ड में धुआं फैल गया और लाइट चली गई। ये सारे हादसे मध्य प्रदेश में अस्पतालों की दुर्दशा और सरकारी लापरवाही की दास्तां बता रहे हैं। पिछले 1.5 साल में राज्य के 6 अस्पतालों में आगजनी से 23 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में अस्पताल खोलने या नवीनीकरण के लिए 12 दस्तावेज मांगे जाते हैं। इसमें 11 तो जरूरी हैं, लेकिन फायर एनओसी नहीं। आप यकीन करेंगे कि सिर्फ फायर एनओसी के लिए आवेदन की पावती के आधार पर पिछले 2 साल में राज्य में 200 से ज्यादा नए अस्पतालों को मंजूरी दे दी गई। फायर एनओसी हमारा अगर नगर निगम देता है तो फायर एनओसी के बाद फिर जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट होता है वो उनको लाइसेंस देते हैं।
तो फायर एनओसी की शर्तों का पालन संबंधित एजेंसी ने किया है कि नहीं किया है, ये लाइसेंस देने के पहले हेल्थ डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। कई बार सिर्फ आवेदन क्या होता है उसकी पर्ची पर भी दे दे रहे हैं, तो वो दोनों तरफ से लापरवाही होती है और इसलिए इस तरह की घटनाएं होती हैं और इसमें सरकार सख्ती से अभी भी कार्रवाई की है। सरकार के मंत्री एक विभाग और दूसरे विभाग के बीच आरोप प्रत्यारोप का मैच खेल रहे हैं। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर हमलावर है। वो सरकार को भ्रष्ट बता रही है, आग से हुई मौतों के लिए मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहरा रही है। हॉस्पिटलों में जो आग लग रही है उनकी फायर सेफ्टी से जुड़ा हुआ मामला हो, सरकार में बैठे लोग सीधी तौर पर पैसा खा रहे हैं, नौकरशाह और मंत्रियों का मिला जुला एक नेक्सस काम कर रहा है। 24 बच्चों की मौत हमीदिया में 2 साल पहले हुई थी, फायर सेफ्टी नहीं थी। सरकार ने क्या किया? हाल ही में जबलपुर में 6 से 9 मौतों की पुष्टि हुई है। ये जवाबदारी किसकी है? माननीय भूपेंद्र सिंह साहब जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, जिनके अधीनस्थ फायर सेफ्टी का मामला आता है, वो सिर्फ वल्लभ भवन में अपने बंगलों पर खूबसूरत जैकेट पहनकर बाइट देने के लिए नहीं है। उन्हें चाहिए कि उन नगर निगमों से पूछें कि जो एक महकमा इस फायर सेफ्टी के लिए जिम्मेदार है, वो सफेद हाथी बनकर हमारे टैक्सेस का पैसा क्यों खा रहा है। तो इन मौतों की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शिवराज सरकार है और माननीय भूपेंद्र सिंह जी। अब राजधानी भोपाल समेत राज्य के अस्पतालों का मुआयना किया जा रहा है। अकेले जबलपुर में फायर एनओसी नहीं होने और अन्य कमियां पाए जाने पर अब तक 24 अस्पतालों के पंजीयन निरस्त किए जा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन अब प्रोविजनल फायर एनओसी जारी नहीं करेगा। बिल्डिंग बन जाने के बाद उसके निरीक्षण परीक्षण के बाद ही एनओसी मिलेगी और साथ ही सरकार विधानसभा के मॉनसून सत्र में फायर सेफ्टी एक्ट लाने पर भी विचार कर रही है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और संजीव चौधरी के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में साकेत के सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल से सिटी सेंटर में फिलहाल बस इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी राकेश सिंह को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।